नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं रिसेंटली। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को हम क्या गिफ्ट के रूप में किसी को दे सकते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आखिर क्यों लाया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कई चेंजेस किए हैं। पहले क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, इस तरह के तमाम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। अभी उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है और उसको सिर्फ दो टाइप में करके रख दिया है, जैसे कि स्मॉल पीपीआई और फुल केवाईसी पीपीआई। साथ ही साथ उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज किए हैं। किस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, इशुएंस और लोडिंग के संदर्भ में क्या होगा, किस में हम कितना अमाउंट तक लोड कर सकते हैं, गिफ्ट हम कितने अमाउंट तक के पीपीआई को दे सकते हैं, हमें को ब्रांडिंग अरेंजमेंट इसके संदर्भ में क्या है, क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड रिमिटेंस क्या है, साथ ही साथ 10,000 तक के पीपीआई यदि हम इशू कर रहे हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, 10,000 से ऊपर के कोई पीपीआई हम इशू कर रहे हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, साथ ही साथ एक समय में मैक्सिमम कितना अमाउंट हम पीपीआई में रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हम इस वीडियो के तहत हम जानेंगे कि स्मॉल पीपीआई में जो है उसकी वैलिडिटी कितने दिन होती है और वो वैलिडिटी कब से काउंट की जाती है। इसके साथ कुछ और फीचर्स हैं जो कि आपको आगे हम इस पूरे वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ जो भी फीचर इसमें दिए गए हैं उस फीचर के बारे में कोई चेंजेज हुए हैं तो वो भी हमने अप टू डेट नवंबर 2021 तक इसमें डाल दिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरे वीडियो के बारे में, पूरे पीपीआई के बारे में, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में जानकारी हो सके। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये आपके कार्ड के रूप में हो सकता है, ये आपके वॉलेट के रूप में हो सकता है। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि ये उस जिसका अकाउंट नहीं है उसका भी हो सकता है। आपने एयरटेल मनी का नाम सुना होगा, आपने हर एक बैंक का अपना एक वॉलेट होता है, तो वो वॉलेट जिसमें कि वो पैसा डालता है और उस पैसे का अलग अलग जगह पे यूज करता है। या तो वो वॉलेट के रूप में रख सकता है या उसको वो एक कार्ड के रूप में भी ले सकता है। यदि वो किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो एक कार्ड भी के रूप में भी रख सकता है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कार्ड से ही हो, इसको वॉलेट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तहत हमारे जो अमाउंट उसमें स्टोर रहता है उसके तहत हम किसी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, कोई रिमिटेंस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है इसको इशू करने के लिए आरबीआई का अप्रूवल या ऑथराइजेशन जरूरी है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को हम दो भाग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब डिवाइड किया है। पहला है स्मॉल पीपीआई और दूसरा है फुल केवाईसी पीपीआई। स्मॉल पीपीआई हम जो है वो बैंक भी इशू कर सकता है और नॉन बैंक भी इशू कर सकता है, बट उसमें क्या है कि मिनिमम डिटेल ऑफ पीपीआई होल्डर चाहिए, उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। एक आईडी कोई यदि प्रोवाइड करा दिया और वो आईडी से वो उसको स्मॉल पीपीआई मिल जाएगा, लेकिन इसका यूज वो सिर्फ परचेज में कर सकता है। फंड ट्रांसफर या कैश विड्रॉल वो नहीं कर सकता। फुल केवाईसी पीपीआई का मतलब है कि ये इशूड, इसमें भी बैंक भी कर सकता है और नॉन बैंक भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए केवाईसी होना बहुत जरूरी है। मतलब पीपीआई होल्डर का केवाईसी होना बहुत जरूरी है और ये सभी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी कर सकते हैं, रिमिटेंस के लिए भी कर सकते हैं और परचेज के लिए भी कर सकते हैं। कि बैंक तो सारे बैंक इशू कर सकते हैं, लेकिन नॉन बैंक जो है, अदर देन बैंक यदि इशू करना चाहता है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है। वही एनबीएफसी या कोई नॉन बैंक इसको इशू कर सकता है जिसका कि पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव नेटवर्थ 5 करोड़ हो और वो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से हो, जिसको कि अगले मतलब तीसरे साल में 15 करोड़ तक लेके जाना है। साथ ही साथ ये भी उसको जरूरी है कि वो जो नॉन बैंक है वो अपना एक एस्क्रो अकाउंट
अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस का किसी न किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में रखेगा। एस्क्रो अकाउंट हम ऐसे अकाउंट को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए खोला जाता है। जैसे कि यहाँ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें खोला गया है, तो वो अकाउंट भी उसका नॉन बैंक के लिए जरूरी है कि किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में उसको खोले। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी को नॉन बैंक को यदि फाइनल ऑथराइजेशन 1 मार्च 2021 को मिला है, तो उसका जो 3 साल है वो 31 मार्च 2023 को ही पूरा होगा। मतलब 5 करोड़ यदि पॉजिटिव नेटवर्थ उसका 1 मार्च 2021 को है, तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को कंप्लीट हो जाएगा और बाई 31 मार्च 2023 तक उसे 15 करोड़ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके आना है। लेकिन यदि उस एंटिटी को ऑथराइजेशन मार्च के बाद मान लीजिए 1 मई 2021 को मिलता है, तो उसका जो मिनिमम पॉजिटिव नेटवर्थ है वो 15 करोड़ उसे 31 मार्च 2024 तक कंप्लीट कर लेना है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि उसको 3 साल का जो दिया गया है वो थर्ड ईयर तक उसे कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ जो ऑथराइज नॉन बैंक पीपीआई है उसको अपने नेटवर्थ का सर्टिफिकेट एवरी ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करना होगा। अब हम देखते हैं कि इशुएंस या लोडिंग या रीलोडिंग के संदर्भ में पीपीआई का क्या रूल है, मतलब कब उसको लोड किया जा सकता है या किस उसमें रीलोडेबल फैसिलिटी हो सकती है नहीं। तो अभी जो है जितने भी ऑथराइज एंटिटी है सभी इशू कर सकता है, रिलोडेबल और नॉन रिलोडेबल जैसा भी चाहे वो वैसा पीपीआई वो इशू कर सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट इशूअर है चाहे वो बैंक हो या नॉन बैंक हो, उसको एक क्लियर ले डाउन पॉलिसी बनानी होगी और वो पॉलिसी उसके जो कंसर्न बोर्ड है उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ ही साथ यदि कोई पीपीआई इशूअर है तो वो किसी भी कंडीशन में कोई पीपीआई बैलेंस पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। साथ ही साथ यदि कैश लोडिंग है तो कैश लोडिंग एक बार में मैक्सिमम 50,000 पर मंथ तक किया जा सकता है, लेकिन उसमें यह भी देखा जाएगा कि मैक्सिमम लिमिट जो दी गई है उस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक महीने में 50,000 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल लिमिट जो फिक्स की गई है उससे किसी भी हालत में एक्सीड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पीपीआई को ये कार्ड के इशू रूप में भी हो सकता है, वॉलेट के रूप में हो सकता है या कोई ऐसे फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है जो कि जिसमें कि वो अमाउंट डाल सके। कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेपर वाउचर के रूप में नहीं दिया जाएगा। पेपर वाउचर के रूप में कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं किया जा सकता। बैंक को ये परमिशन होगा कि वो जो पीपीआई है उसको लोड या रीलोड करने का राइट अपने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को दे सकता है, बट उसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के जो गाइडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए हैं उसका कंप्लायंस होना जरूरी है। पीपीआई इशूअर के लिए ये को ब्रांडिंग यदि करता है तो उसमें कंपनी का लोगो उसमें या उसका कंपनी का नाम लिखना जरूरी है। साथ ही साथ जो पीपीआई इशूअर है उसको जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम डेफिनेटली उस पर लिखा होना जरूरी है। जो नॉन बैंक पीपीआई इशूअर है वो यदि वो इशू करना चाहता है को ब्रांडेड पीपीआई तो उसके लिए पहली बार उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डीपीएसएस सीओ आरबीआई मुंबई से एक बार परमिशन लेना है। इन केस यदि को ब्रांडिंग अरेंजमेंट बैंक और नॉन बैंक के बीच में हो तो बैंक ही उसमें पीपीआई इशू करेगा। तो क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड रिमिटेंस का मतलब है कि यदि हम कोई फॉरेन में पैसा भेजना चाहते हैं तो उसमें पर ट्रांजैक्शन 10,000 और एक महीने में मैक्सिमम 50,000 तक का भेजा जा सकता है। साथ ही साथ इनवर्ड ट्रांजैक्शन की यदि हम बात करते हैं तो सिर्फ 50,000 तक का अमाउंट जो है वो उसके पीपीआई में रिसीव हो सकता है, बट इससे ज्यादा यदि होगा तो वो हमेशा आपको उसके अकाउंट में ही क्रेडिट करना होगा। तो 50,000 तक इनवर्ड रिमिटेंस भी क्रॉस बॉर्डर रिसीव किया जा सकता है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में। अब हम देखते हैं कि स्मॉल पीपीआईज क्या होते हैं। तो स्मॉल पीपीआईज में को दो भागों में डिवाइड किया गया है कि एक पीपीआई जिसमें कि अप टू 10,000 विथ कैश लोडिंग फैसिलिटी है और दूसरा है पीपीआई अप टू 10,000 विथ नो कैश लोडिंग जिसमें कि कैश लोडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि पीपीआई जिसमें 10,000 तक का कैश लोडिंग फैसिलिटी है उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है बैंक या नॉन बैंक कोई भी है वो परमिटेड है ऐसे पीपीआई को इशू करने के लिए जिसमें कि मिनिमम डिटेल ऑफ पीपीआई होल्डर, जैसे कि आपको पहले बता दिया गया कि स्मॉल पीपीआई के लिए सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए और वो लेके उसको कर सकता है। साथ ही साथ मिनिमम डिटेल के रूप में उसका एक कोई भी ओबीडी होगा, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन भी उससे लेना होगा नेम का, और साथ ही साथ उसका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे कि उसको ओटीपी रिसीव हो। जो ये पीपीआई होंगे उसमें कैश रीलोडेबल नेचर का है क्योंकि ऑटोमेटिकली विथ कैश लोडिंग फैसिलिटी है तो रीलोडेबल नेचर है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि ऐसे पीपीआई में एक महीने में 10,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं डाले जा सकते हैं और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी केस में ये 1,20,000 से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल पीपीआई में मैक्सिमम अमाउंट 1,20,000 का होना चाहिए। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन सच पीपीआई शेल नॉट एक्सीड 10,000। मतलब कभी भी जो स्मॉल पीपीआई है वहां 10,000 से ज्यादा उसमें बैलेंस नहीं रहेगा, लेकिन एवरी मंथ 10,000 करके मैक्सिमम एक साल में इसमें 1,20,000 रुपए तक डाला जा सकता है। टोटल अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम सच पीपीआई ड्यूरिंग द मंथ, यह भी जरूरी है कि उसमें 10,000 से ज्यादा उससे में एक महीने में डेबिट भी नहीं होना चाहिए। तो डेबिट भी 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्रेडिट भी 10,000 से ज्यादा एक महीने में होना चाहिए, डेबिट भी 10,000 से ज्यादा एक महीने में नहीं होना चाहिए। अब है कि ये जो पीपीआई होते हैं, जो स्मॉल पीपीआई जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें ये सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होगा, इसमें कैश विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। ये जो पीपीआई होंगे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है फुल केवाईसी पीपीआई में विद इन ए पीरियड ऑफ 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पीपीआई। मतलब स्टार्टिंग में यदि 24 महीने के अंदर इसको हम फुल केवाईसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फर्दर क्रेडिट इसमें जो है कोई भी अलाउ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद उसमें कोई क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। जबकि ऐसा देखा जाता है कि पीपीआई होल्डर को ये यूज करने के लिए, मतलब जो बैलेंस उसमें अवेलेबल होगा उसको यूज करने देना होगा। जो इस कैटेगरी का पीपीआई है वो सेम यूजर को फिर दोबारा फ्यूचर में इशू नहीं किया जा सकता है सेम मोबाइल नंबर या मिनिमम डिटेल देने के बाद। जिसने इसको सरेंडर किया है यदि वो ही उसको फिर दोबारा लेना चाहता है तो उसको कभी दोबारा सेम जो है वो परमिट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जो इसके फीचर्स हैं वो फीचर भी आपको जो पीपीआई होल्डर है, जिसको पीपीआई इशू हम कर रहे हैं, उसके मोबाइल पे एसएमएस से या ईमेल या कोई अदर मीन से जिस समय हम इशू कर रहे हैं फर्स्ट लोडिंग ऑफ फंड के पहले उसके सारे इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड कराना हमारे लिए जरूरी है। अब हम देखते हैं पीपीआई अप टू 10,000 जिसमें कि नो कैश लोडिंग फैसिलिटी है, उसमें कैश हम दोबारा नहीं डाल सकते। तो उसमें केस में सबसे पहला क्या है कि बैंक और नॉन बैंक इसमें भी दोनों इशू कर सकता है, मिनिमम डिटेल इसमें भी होगा। ये पीपीआई जो है रीलोडेबल इन नेचर है, नो कैश लोडिंग का पहले था लेकिन रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि लोडिंग रीलोडिंग बैंक अकाउंट से इसमें किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है, या कोई फुल केवाईसी पीपीआई यदि है तो वहां से दिया जा सकता है, लेकिन कैश नहीं दिया जा सकता। इसमें लोड कैसे करेंगे, या तो बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या कोई फुल केवाईसी पीपीआई यदि अवेलेबल है तो वहां से हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें भी एनी मंथ जो है वो 10,000 से ज्यादा नहीं क्रेडिट होना चाहिए और पूरे साल में 1,20,000 से ज्यादा क्रेडिट नहीं होना चाहिए, और कभी भी जो आउटस्टैंडिंग है एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पीपीआई भी सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही ला होगा, इसमें भी कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफर का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो पीपीआई इश्यूर है उसको ऑप्शन दिया जाता है कि वो क्लोज कर सकता है एनी टाइम, और जो क्लोजर प्रोसीड है वो जहां से जिस सोर्स अकाउंट से फिर उस अमाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। जो क्लोजर प्रोसीड है ये किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी किया जा सकता है आफ्टर केवाईसी रिक्वायरमेंट ऑफ पीपीआई होल्डर।
यदि किसी केवाईसी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया गया तो वो किसी अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक चीज और है कि कोई भी फीचर्स यदि पीपीआई का है तो वो क्लियरली कम्युनिकेटेड होगा पीपीआई होल्डर को, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू या कोई और अदर मीन्स के द्वारा उसे प्रोवाइड कराना है। अब हम देखते हैं फुल केवाईसी पीपीआई क्या है। फुल केवाईसी का मतलब है कि ये बैंक और नॉन बैंक दोनों के द्वारा इशू किया जा सकता है, लेकिन आफ्टर केवाईसी, कंप्लीटिंग केवाईसी ओनली, इसको वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा भी किया जा सकता है, उसको ओपन किया जा सकता है। जैसे वीसी पर अभी बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है तो उसके थ्रू भी किया जा सकता है। ऐसे जो फुल केवाईसी वाले हैं वो रीलोडेबल है नेचर में। यहां पर देखिए हमने स्मॉल पीपीआई में हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो था वो 1,20,000 का था, लेकिन फुल केवाईसी वाले में अमाउंट जो है वो 2 लाख है। एक टाइम में 2 लाख से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये फंड जो है यदि उसको क्लोज करते हैं तो सोर्स अकाउंट में भी दोबारा ट्रांसफर किया जा सकता है, या यदि किस कस्टमर का यदि कोई और अकाउंट है तो केवाईसी लेने के बाद उस अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। पीपीआई ईश्वर जो है उसको एक लिमिट कितना देना है वो रिस्क प्रोफाइल ऑफ पीपीआई होल्डर के द्वारा उसको कर सकते हैं, उसके रिस्क को डिसाइड करके भी वो डिसाइड कर सकता है। बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है, यदि आपने किसी को पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो उस केस में आप जो ट्रांसफर लिमिट है वो 2 लाख रुपए पर बेनिफिशियरी है। आप ये ध्यान रखिए कि 2 लाख रुपए तक का फुल केवाईसी पीपीआई यदि है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बेनिफिशियरी को पहले ही रजिस्टर्ड करना होगा। अदर केसेस में यदि आपने बेनिफिशियरी नहीं किया है तो फंड ट्रांसफर लिमिट जो है वो पर मंथ जो है वो सिर्फ 10,000 रुपए तक का ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्री रजिस्टर्ड के लिए 2 लाख रुपीज पर मंथ, जबकि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए 10,000 रुपए पर मंथ तक का ही फुल केवाईसी में प्रोविजन है। फंड ट्रांसफर लिमिट पीपीआई जो है उसमें अदर पीपीआई में भी हम कर सकते हैं। पीपीआई से हम डेबिट कार्ड में भी कर सकते हैं, पीपीआई से हम क्रेडिट कार्ड में भी कर सकते हैं। यदि ये बैंक इशूड पीपीआई है तो उसमें कैश विड्रॉल भी परमिटेड है। कैश विड्रॉल भी यदि बैंक इशूड पीपीआई है तो उसमें कैश विड्रॉल परमिटेड है। कैश विड्रॉल जो पीओएस पे है वहां पर मैक्सिमम 2,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन, और जिसमें कि ओवरऑल मंथली लिमिट जो है वो 10,000 अक्रॉस ऑल लोकेशन है। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि पीओएस में यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो 2,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन मिलेगा, लेकिन एक महीने में 10,000 रुपए तक ही आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यदि नॉन बैंक इशूड पीपीआई है तो कैश विड्रॉल वो अप टू मैक्सिमम ऑफ 2,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन एंड ओवरऑल लिमिट ऑफ 10,000 पर पीपीआई अक्रॉस ऑल चैनल, कहीं पर भी है तो वो मैक्सिमम वहां पर भी वो सेम क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है। और फुल केवाईसी पीपीआई के लिए भी ये है कि आपको जो फीचर्स हैं वो उसके एसएमएस पे, ईमेल पे या एनी अदर मींस के द्वारा आपको पीपीआई जो है वहां पहुंचाना है। ये गिफ्ट पीपीआई क्या होता है? मतलब हम यदि किसी को कोई कार्ड गिफ्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10,000 तक का है कि आप 10,000 तक का मैक्सिमम लिमिट किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये किसी भी हालत में रीलोडेबल नहीं होगा, मतलब उसमें दोबारा कोई पैसा उसमें जमा नहीं कर सकता। एक बार जो आपने दे दिया बस उतना पैसा ही उसमें होगा। यदि किसी भी कारण से वो पैसा यूज में नहीं आया तो उस पैसे को दोबारा हम सोर्स अकाउंट में आप ले भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके साथ जो केवाईसी डिटेल ऑफ परचेजर है वो उसके लिए जो वो आपको ध्यान रखना है, बट वहां पर आपको ये कंडीशन है कि सेपरेट केवाईसी यदि हम किसी को दे रहे हैं तो उसका केवाईसी लेने की हमें जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ इस जो यदि ये पीपीआई आपको किसी भी कारण से एक्सपायर हो गया तो उसको रीवैलिडेट भी कर सकते हैं या उसको नया भी हम इशू कर सकते हैं यदि वो पैसा यूज में नहीं हुआ है, यदि पीपीआई होल्डर इसके लिए रिक्वेस्ट करता है। साथ ही साथ जो फीचर्स होंगे वो हमेशा क्लियरली कम्युनिकेटेड होंगे पीपीआई होल्डर को बाय एसएमएस, ईमेल या एनी अदर मींस एट अ टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीपीआई बिफोर फर्स्ट लोडिंग ऑफ फंड्स। अब हम देखेंगे पीपीआई जो एमटीएस के लिए, मतलब मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए, जिसको कि आप यूज रेलवे के लिए कर सकते हैं, जिसको आप यूज कहीं पर बस में कर सकते हैं, किसी भी तरह के कम्यूट करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला है
कि ये सिर्फ और सिर्फ जो एमटीएस ऑपरेटर है उसी के द्वारा इशू किया जाएगा, और वो जो होगा वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत इशू किए जाएंगे। उसके बाद ये जो पीपीआई है ये इसमें ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन एप्लीकेशन होगा, जिससे कि जहां पर भी इसमें ट्रांजैक्शन किया जाएगा ऑटोमेटिकली वो पैसा उससे कट जाएगा। कि अपार्ट फ्रॉम एमटीएस ये पीपीआई जो है वो मर्चेंट आउटलेट पे भी यूज किया जा सकता है, बट विद इन दैट प्रीमाइसेस ऑफ एमटीएस। मतलब एमटीएस जो होगा, जो मास ट्रांजिट सिस्टम के जो, जैसे आप बस स्टैंड पे हैं तो बस स्टैंड के अंदर यदि कोई ये है कोई मर्चेंट आउटलेट है तो उसमें उसके अंदर ये यूज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो पीपीआई इशूअर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कस्टमर डिटेल उसको कैसे उसको रखना है, वो रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, ये डिपेंड करता है कि पीपीआई जो इशू कर रहा है उस पर वो डिपेंड करता है वो उसको कैसे रखता है। ये रीलोडेबल इन नेचर होगा, और बट मैक्सिमम वैल्यू आउटस्टैंडिंग इन सच पीपीआई कभी भी 3000 से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। एक बार में मैक्सिमम 3000 तक इसमें बैलेंस रखा जा सकता है। और कैश आउट यदि कैश यूज में नहीं आया तो उसको रिफंड जो है उसमें परमिटेड नहीं होगा। आपको स्मॉल पीपीआई में और जो फुल केवाईसी पीपीआई इवन गिफ्ट में भी आपको वो रिफंड हो सकता था, लेकिन इसमें एमटीएसएस में आपको रिफंड परमिटेड नहीं है। इस कार्ड को भी आप रिवैलिडेट कर सकते हैं इवन न्यू इशू करके भी, और जब जरूरत हो उसके लिए। और सबसे जरूरी जो है वो जो सब में जरूरी है वो है कि पीपीआई को क्लियरली जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पीपीआई होल्डर को एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू या एनी अदर मींस जो है आपको एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीपीआई या बिफोर फर्स्ट लोडिंग ऑफ फंड आपको ये प्रोवाइड कराना है। इसकी वैलिडिटी और रिडेंशन के संदर्भ में क्या गाइडलाइन है, तो इसमें सबसे पहला है कि जो भी पीपीआई हमारी कंट्री में इशू किया जाएगा वो मिनिमम 1 साल के लिए होगा, लास्ट लोडिंग के 1 साल तक के लिए वो वैलिड होगा, या रीलोड जब कर दिया तब से मतलब इनएक्टिव यदि 1 साल तक कंटिन्यू रहा तो ये पीपीआई बेकार हो जाएगा। इसके अलावा जो पीपीआई जो इशूअर है वो डिसाइड कर सकता है कि इसको लॉन्गर पीरियड के लिए भी वो इशू करे, बट नॉर्मल कोर्स में जब उसका लास्ट लोडिंग या रीलोडिंग ऑफ पीपीआई जब होगा उसके 1 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि 1 साल तक इनएक्टिव हो गया, कोई लोडिंग नहीं हुई, तो आप इसको इसकी लाइफ इसकी खत्म हो जाएगी, मतलब इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इनकेस पीपीआई जो है इन फॉर्म ऑफ कार्ड दिए जा रहे हैं तो और उसमें कोई वैलिडिटी पीरियड मेंशन किया गया है तो उसमें रिप्लेसमेंट का जो है वो परमिटेड है कि यदि वो वैलिडिटी खत्म होने के बाद रिप्लेसमेंट के लिए वो जा सकता है कार्ड होल्डर जिसने इशू किया उसके लिए। और जो इशूअर है वो कॉशन मैसेज रीजनेबल इंटरवल मतलब 45 डेज प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड कस्टमर को देगा कि आपका जो आपने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लिया है उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है, और ये कॉशन आइदर एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू या एनी अदर मींस जो भी लैंग्वेज प्रीफर्ड है उसमें उसको एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीपीआई भी वो देना है। साथ ही साथ जो पीपीआई इशूअर है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा पीपीआई होल्डर को कि वो अकाउंट का स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट पास्ट 6 महीने का वो जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि इससे रिलेटेड यदि पीपीआई से रिलेटेड कोई भी कस्टमर का ग्रीवेंसेस होगा तो वो भी अभी रिसेंटली जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 आए हैं उसके थ्रू वो ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए भी जा सकता है। तो ये सारे थे हमारे पीपीआई से रिलेटेड है। वंस अगेन हम पीपीआई को एक बार आपको अंत में इसके बारे में बता दें कि जैसे पीपीआई हमारे 2 तरह के होते हैं, स्मॉल पीपीआई और फुल केवाईसी पीपीआई। स्मॉल पीपीआई हमारा जो है वो सिर्फ ओवीडी के थ्रू कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके लिया जा सकता है और उसमें 10,000 तक का पर मंथ बैलेंस होगा, जो कि मैक्सिमम 1 साल में 1,20,000 तक का लिया जा सकता है। उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि जो फुल केवाईसी पीपीआई हमारा होगा वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ केवाईसी कंप्लायंस के साथ इशू किए जाएंगे। इसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट किसी भी हालत में 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा
यदि उसमें कोई प्री रजिस्टर्ड कोई बेनिफिशियरी है तो 1 महीने में उस बेनिफिशियरी में 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो सिर्फ 10,000 तक का ट्रांसफर उसमें किया जा सकता है। साथ ही साथ कैश विड्रॉल के लिए पीओएस में एक बार में 2,000 और मैक्सिमम 10,000 तक उसमें कैश विड्रॉल किए जा सकते हैं। एक चीज और जो सबसे जरूरी है कि कोई भी पीपीआई जो है वो जो इशू किए जाएंगे चाहे किसी भी तरह का हो, उसके लिए एसएमएस, ईमेल या अदर मीन्स के द्वारा पीपीआई होल्डर को उसके बारे में प्रॉपर क्या गाइडलाइन है, वो उसके फीचर्स क्या है, वो कम्युनिकेट करना कंपलसरी है। गिफ्ट पीपीआई भी दिए जा सकते हैं जो कि मैक्सिमम 10,000 के लिए होगा, वो रीलोडेबल नहीं होगा, मतलब उसमें दोबारा पैसा भरा नहीं जा सकता है। और जो हमारे पास लास्ट में है वो एमटीएसएस वाला, जो कि सिर्फ मास ट्रांजिट के लिए मतलब इशू किए जाएंगे और उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है 3,000 से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता है और किसी भी केस में वो उसका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये था हमारा पीपीआई से संबंधित। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नए नए टॉपिक पर वीडियो मिल सके और आपका ज्ञानवर्धन हो सके। तो आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।